एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर डेवलपमेंट। तो ऑल द स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास 10 की एसएसटी इंग्लिश का सिलेबस देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस गिवन है। मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आप जाके पढ़ सकते हो। एमसीक्यू वीडियोज आर ऑल्सो देयर फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन, प्लस मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है फॉर द नोट्स। ठीक है, तो ये सब स्टडी मटेरियल लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप जाके जो है एसएसटी एंड इंग्लिश एंड इवन साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे चैनल से पढ़ सकते हो। और आज हमें स्टार्ट करना है अपना चैप्टर डेवलपमेंट, जो हमारी क्लास 10 इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। तो इट इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, प्लस ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और इस साल आपके टर्म 1 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नाउ डेवलपमेंट। तो देखो, डेवलपमेंट के बारे में जानने से पहले एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट का मतलब भी क्या होता है। तो सिंपल अगर मैं आपको वन वर्ड में बताऊं तो डेवलपमेंट मतलब होता है बेटरमेंट। किसी भी चीज़ के सुधार आने के अंदर हम क्या बोलते हैं, ये डेवलप है। जैसे कि अगर कोई कंट्री होती है, वहाँ पे पहले बहुत गरीबी होती है और फिर वहाँ पे आप सोच लोगे गरीबी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर नहीं है, सड़कें नहीं बनी हुई है, बट वहाँ पे कोई एक अच्छे से लीडर्स आते हैं, एक अच्छे से मिनिस्टर्स आते हैं और वो जो है वहाँ पे आके काम करते हैं, हॉस्पिटल भी बनवाते हैं, सड़कें भी बनवाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, अरे यार ये इस देश का तो सुधार हो गया, अरे इस देश में तो डेवलपमेंट आ गया। तो यही होती है मीनिंग हमारे डेवलपमेंट की। अब जो डेवलपमेंट होता है मॉनेटरी टर्म्स में भी कैलकुलेट करा जाता है और रादर देन जो मॉनेटरी टर्म्स के अलावा चीज़ें होती है उसमें भी, ठीक है, उसमें भी कैलकुलेट करा जाता है। तो वही सब हमें आज इस चैप्टर में पढ़ना है। तो भाई डेवलपमेंट जो होती है ना, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, क्या है, किसी भी चीज़ के सुधार आने में उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। और सबके डेवलपमेंटल गोल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबके डेवलपमेंटल गोल्स जो है अलग अलग होते हैं। व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, ये टॉपिक है हमारा। इसमें हमें क्या बता रहे हैं कि डेवलपमेंट का मतलब तो आप समझ गए, सुधार आने में। तुम्हारे लिए डेवलपमेंट के तुम्हारे पेरेंट्स चाहेंगे भैया इसके नंबर अच्छे आए, अच्छा खासा पढ़ के अच्छी नौकरी करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे और जो है कुछ सेटल हो जाएंगे, ये तो उनके लिए तुम्हारी डेवलपमेंट है। ठीक है, तो हर एक के लिए डेवलपमेंट गोल अलग होता है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ते कैसे कैसे डेवलपमेंट गोल होते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी लड़की का एग्जांपल लेते हैं जिसको अपने घर में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, मतलब कि उसे स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है, उसके भाइयों को सारा फन करने की इजाज़त है, उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है। तो वो क्या बोलेगी, व्हाई शुड बॉयज़ हैव ऑल द फन, मेरे को भी स्कूल जाने दो, मैं भी स्कूल जाऊंगी, पढ़ लिख के जो है अपनी जो एजुकेशन सीख करूंगी। तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि यार मेरे को ना मैं अच्छे से इक्वली ट्रीट करने लगे मेरे भाइयों की तरह, जैसे मेरे भाई स्कूल जा रहे हैं मैं भी स्कूल जाऊँ, ऐसा ना हो कि मेरे को जो है ये सब मेरे साथ ट्रीटमेंट हो। तो एक छोटी बच्ची के लिए, जो गर्ल जिसको एजुकेशन नहीं मिले, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट, एजुकेशन। ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है एक फैक्ट्री में काम करने वाले बच्चे का। सपोज करो, डेवलपमेंट का मतलब तुम्हें समझ में आएगा कि एक लड़का है वो फैक्ट्री में काम करता है। ठीक है, अब वो फैक्ट्री में काम करता है तो वो पढ़ाई लिखाई तो नहीं कर रहा है, ना ही वो अपनी चाइल्डहुड को एंजॉय कर पा रहा है। तो उसके लिए एक डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि वो अगर अपने सामने से किसी बच्चों को स्कूल जाते हुए देखेगा, वापसी पे फुटबॉल से खेलते हुए देखेगा, तो वो क्या कहेगा कि काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती। वो क्या डिमांड करेगा, बेटर लाइफ, कि काश मुझे रोज़ यहाँ फैक्ट्री में काम ना पड़ना पड़ता, मैं रोज स्कूल जाता, वापसी भी खेलते हुए आता और पढ़ाई भी करता मन लगा के। ये उसका डेवलपमेंट गोल हो गया। तीसरी चीज़, एक लेबर का एग्जांपल ले लो। कौन, मजदूर, दिहाड़ी के मजदूर जो होते हैं, उनका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि यार मेरी जो वेजेस है ना, या तो वो इक्वल हो, ऐसा ना हो कभी ज़्यादा मिल रही है कम मिल रही है, या मेरे से बराबर वाला जो मेरे जितना ही काम में कर रहा है उससे ज़्यादा, उसको ज़्यादा मिल रही है मुझे कम। या फिर वो क्या चाहेगा कि मेरी वेजेस बढ़ जाए, दो ही चाहेगा, या तो चाहेगा कि अगर कम ज़्यादा हो रही है तो इक्वल मिले सबको, सारे मजदूरों को इक्वल वेज मिले, और या फिर वेज में हाई हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, उनकी सैलरी नहीं वेजेस बोलेंगे, वेजेस बढ़ जाए। हर एक के ये डेवलपमेंटल गोल्स होंगे अलग अलग लोगों के। बच्ची का क्या डेवलपमेंट गोल था, इक्वालिटी, भाई वो जैसा ट्रीट करो, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। ठीक है, अब उस बच्चे का क्या था, उसे बेटर लाइफ चाहिए थी, और वो लेबर को क्या चाहिए, इक्वल एंड मोर वेजेस। ऐसे ही हर इंसान के डेवलपमेंटल गोल्स अलग होते हैं। अब यहाँ तुम हमारी और तुम्हारी बात करो इस समय के बच्चों की, जो घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कईयों के पास अच्छे अच्छे फ़ोन है, लैपटॉप है, वाईफाई है, वो ले पा रहे हैं, बट जिनके पास नहीं है उनका डेवलपमेंटल गोल क्या है कि यार ये ऑनलाइन सिस्टम थोड़ा और ज़्यादा एडवांस हो जाए, हमारे को भी मोबाइल मिल जाए, हमारे को भी लैपटॉप मिल जाए, जिससे कि हम भी घर बैठ के अपने स्कूल की क्लासेस अटेंड कर ले। तो हर इंसान का डेवलपमेंटल गोल अलग होते हैं। और एक कंडीशन और होती है डेवलपमेंट के अंदर, दैट डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। ये तो आप समझ गए। मेरा डेवलपमेंटल गोल इस समय पे क्या है कि भैया मुझे सारे के सारे जो है चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, 9th 10th 12th सबको पढ़ाना है, आई हैव टू बी द बेस्ट वन, मेरे सारे स्टूडेंट मेरे से कनेक्ट हो। तुम्हारा क्या डेवलपमेंटल गोल है, अच्छे तरीके से पढ़ के 99 100% लेकर आनी है, 10th की मार्कशीट में आग लगानी है, ये तुम्हारा डेवलपमेंटल गोल है। तुम्हारे पेरेंट्स का लोगों का तो यही चीज़ है, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। बट इसमें एक कंडीशन और होती है, व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर
वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर। कई बार ऐसा होता है एक जने के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे जने के लिए डेवलपमेंटल नहीं होगा। जैसे कि बहुत छोटा सा एग्जांपल है, तुम्हारे घर में तुम वो लाइट जलाते हो तो लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है। अब लाइट कहाँ बनती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है, वो डैम्स होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे टरबाइन रन करते हैं, उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो अब जब भी कहीं पे डैम बनता है ना, तो हमेशा कोई ना कोई पॉपुलेशन जो है वो डिस्प्लेस होती है। समझ गए कि कोई खाली गाँव है, उसके पास में वाटर बॉडी, और वहाँ पर सोचा जाता है कि भैया डैम बनाएंगे। तो जब भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट गवर्नमेंट जो है डैम बनाती है, तो कुछ एरिया ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको अपना घर छोड़ के, घर बाहर छोड़ के उन्हें कहीं और पे भागना पड़ता है कि भैया यहाँ तो डैम बनेगा। तो क्या उनके लिए डैम बनना डेवलपमेंट है? नहीं। तो यही चीज़ है, व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर। एक जने की डेवलपमेंट जरूरी नहीं है दूसरे की भी डेवलपमेंट हो। अब भैया वो तो गांव वाले तो कहेंगे क्यों बना रहे हैं डैम, ये क्या करना है, हमारा तो घर उजाड़ दिया इन्होंने और हम तो बड़े खुश हैं। अरे वाह, हमारे यहाँ तो एक सेकंड को भी लाइट नहीं जाती, इन्वर्टर की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी लाइट आ रही है। समझ गए? तो ये सबसे बेसिक एग्जांपल है इसका, अगर आपको याद रखना हो, व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर का क्या, कि डैम वाला एग्जांपल, दैट इंडस्ट्रियल जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए डैम लगाते हैं, और जब भी कहीं पे डैम लगता है तो जो है कुछ पॉपुलेशन जो है डिस्प्लेस हो जाती है। ऐसे इतने आंदोलन होते हैं, नर्मदा रिवर आंदोलन हुआ था, वहाँ पे डैम बनना था, वहाँ की पॉपुलेशन डिस्प्लेस हुई, तो वो लोग क्या करें, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट होगी। हाँ, हमारे देश के लिए डैम बनना डेवलपमेंट है, बट उनके एस्पेक्ट से अगर आप देखो तो वो डेवलपमेंट नहीं होगी। एक और एग्जांपल है छोटा सा, जैसे मैंने आपको एक लड़की का एग्जांपल दिया जिसे इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, ठीक है, और वो तो चाहती है कि मुझे इक्वल ट्रीटमेंट मिले, मुझे स्कूल में जाके पढ़ने। बट अगर एक अर्बन लाइफ की लड़की की बात करो, जैसे हम हैं, हमें हमारा जो है इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है अपने भाइयों की तरह, अगर हम स्कूल जाने की अलाउंस मिल रही है हमें, हम सिटी में जो लड़कियाँ रह रही है अभी जो पढ़ रही है मेरे से, आपको अलाउड है ना, आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए वो डेवलपमेंटल गोल नहीं होगा जो मैंने अभी आपको उस बच्ची का बताया जो चाह रही है कि मुझे मिल जाए अपने भाइयों जैसी एजुकेशन, ठीक है। तो सबके डेवलपमेंटल गोल जो है अलग अलग होते हैं। अब ये जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, इनको मतलब इनकम तो होती है भाई, पैसा तो हर एक को चाहिए, है ना, पैसा हर एक को चाहिए होता है, पैसा तो डेवलपमेंट, पैसा है तो आप खुद को डेवलप कर सकते हो। बट आपने एक बात सुनी है, मनी कैन नॉट बाय ऑल द थिंग्स, ठीक है, मनी सब कुछ नहीं खरीद सकता है। यानी कि आप डेवलपमेंट को पैसे से नाप सकते हो, बट एक एक्सटेंट तक। मनी के अलावा और कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारे डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल हमें दिया है जॉब्स के थ्रू। सपोज़ करो आपको जॉब मिली है फॉरेन कंट्री के अंदर, तुम्हें भैया मिल गया 1 करोड़ का पैकेज, बाहर अब्रॉड मिल गया तुम्हें 1 करोड़ का पैकेज, आप वहाँ चले भी गए, चलो अपनी फैमिली को छोड़ के, बट जैसे तुम वहाँ जा रहे हो तुम्हें तो वहाँ इक्वल ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा, तुम्हें वहाँ लोग गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तुम्हारा बॉस तुम्हारे से अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ योर नेशनैलिटी, बिकॉज ऑफ योर स्किन कलर, बिकॉज तुम इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं बोल पाते हो, ठीक है, तो वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करे। तो क्या वो 1 करोड़ के लिए तुम वहाँ रहोगे? नहीं ना, तुम कहोगे नहीं भैया मुझे तो अपने घर वापस आना है, ये लोग तो मुझे गंदे से ट्रीट कर रहे हैं, इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, सब पार्टी में जा रहे हैं, सब ऑफिस की मीटिंग में जा रहे हैं, तुम्हें बाहर निकाल दिया, ठीक है। ऐसा अगर तुम्हारे साथ ट्रीट होगा तो आप क्या उसको मैटर करेगा आपके लिए वैसे जॉब? नहीं। तो ये सबसे बेसिक चीज़ नेक्स्ट डेवलपमेंट की क्या आती है। पहले हमने क्या पढ़ा, डेवलपमेंटल गोल्स पढ़े, फिर हमने ये पढ़ा एक की डेवलपमेंट दूसरे की डेवलपमेंट हो हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है, थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ डैम। अब तीसरी चीज़ क्या आती है, इनकम एंड अदर डेवलपमेंटल गोल्स। इनकम है डेवलपमेंट का साधन, भाई पैसे नहीं होगे तो कहाँ से डेवलप करोगे, बट पैसे के अलावा भी बहुत चीज़ होती है। जैसे कि एग्जाम्पल एक जॉब से ले लिया आपने, 1 करोड़ का पैकेज फॉरेन कंट्री में लगा है, बट जब वहाँ जाके तुम्हें वो लोग जो है तुम्हारी स्किन कलर पे, तुम्हारे बोलने चालने के तरीके पे और तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होगे, तो आप 2 दिन में रोकर वापस आओगे कि मुझे ऐसी कंट्री में नहीं रहना जहाँ पे मेरी इज्जत ही ना हो। तो इसीलिए पैसे के अलावा अदर डेवलपमेंटल गोल्स में हमारी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। हम लोगों को जो है इक्वल ट्रीटमेंट, फर्स्ट कम्स द इक्वालिटी, वी वांट द इक्वल ट्रीटमेंट, देन कम्स फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम हो आपके पास कि आप कहीं भी जाओ तो कोई आपको कोई कुछ कहे ना। नेक्स्ट सिक्योरिटी, अगर आप फॉरेन कंट्री में वहाँ पे जाके रह रहे हो जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है तो आपको वहाँ सिक्योर भी फील नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ यू वांट इज सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स एंड ऑफ अदर्स ऑल्सो, कि लोग तुम्हारी वहाँ रिस्पेक्ट करें। तो मॉनिटरी एस्पेक्ट्स के अलावा बाकी हमारे अदर डेवलपमेंटल गोल्स में क्या चीज़ें आती हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। आई होप आपको डेवलपमेंट के ये 2 एस्पेक्ट्स भी समझ में आ गए होंगे। कौन से, कि इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम तो हमें पता ही है, सबसे पहली चीज़ क्या है डेवलपमेंट की, कि मटेरियल थिंग्स, जिसमें हम पैसे से सब कुछ नापते हैं। अच्छा भैया इसके पास बहुत मनी है, ये मनी से कार भी खरीद सकते हैं, हाउस भी खरीद सकते हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स खरीद सकते हैं, ये हो गई हमारी मटीरियल थिंग्स ऑफ डेवलपमेंट। बट नॉन मटीरियल थिंग्स में आती है हमारी दूसरी एस्पेक्ट्स लाइक इक्वालिटी, सिक्योरिटी, एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम एंड
रिस्पेक्ट। अगर आप एक कंट्री में रह रहे हो, एक जगह पे वर्क कर रहे हो, एक नेबरहुड में रह रहे हो, तो आप यही चाहोगे कि हमको इक्वालिटी मिले, जैसे आपके पड़ोसियों को और आपके फ्रेंड्स को ट्रीट करा जा रहा है वैसा ही ट्रीटमेंट आपके साथ हो, ठीक है। और आपको सिक्योरिटी मिले, यानी कि ऐसा ना हो कि कोई आपकी सिक्योरिटी ऑफ योर लाइफ ऑल्सो एंड सिक्योरिटी ऑफ योर, जैसे आप कहीं जॉब पे गए हो, आप किसी अपनी कंट्री में काम कर रहे हो, तो आप यही चाहोगे ना कि अगर मेरे लाइफ पे कोई खतरा हुआ तो मुझे जो है स्टेट जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, ठीक है। नेक्स्ट, एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी टाइप की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऑन द बेसिस ऑफ कलर हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, किसी के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। नेक्स्ट, फ्रीडम मिले एंड रिस्पेक्ट मिले। तो डेवलपमेंट में दोनों ही आते हैं, मटेरियल थिंग्स भी एंड नॉन मटेरियल थिंग्स भी। तो भाई ये तो हमने अपनी डेवलपमेंट का बात कर ली कि अच्छी सी जॉब होगी, पैसा मिल रहा है, बट पैसे के साथ में इक्वालिटी भी होनी चाहिए, और जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो बिल्कुल भी, और जो है सिक्योरिटी हो जॉब की भी, और जब मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ तो मेरी भी, कि मुझे भी कुछ ना हो। ये तो हमारी अपनी डेवलपमेंट की बात हो गई। नेक्स्ट बात हमने करनी है हमारे नेशन के डेवलपमेंट की, ठीक है। किसकी बात करनी है हमने? अपनी नेशन के डेवलपमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, hence the development goals that people have are not only about better income but also about the other important things in life, जिसमें इक्वालिटी, फ्रीडम हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो अपने डेवलपमेंट की बात कर ली, अब हम बढ़ेंगे नेशन के डेवलपमेंट की बात, ठीक है। तो भाई नेशन के डेवलपमेंट में भी यही होता है, एक इंडिविजुअल के लिए जो नेशन का डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए नहीं होगा। जैसे कि हमने डैम वाला एग्जांपल ही इसमें लगा सकते हैं। भैया हम सोच रहे हैं डैम लग जाए, इलेक्ट्रिसिटी आएगी और जो है हमारा जो देश है डेवलप हो जाएगा, बट वहीं पे जो गांव वाला है वो क्यों चाहेगा कि डैम बने? वो तो डिस्प्लेस हो रहा है। नेक्स्ट चीज़, हमारी कंट्री के अंदर जो है जब LPG पॉलिसी लगी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, क्या हुआ? बाहर से बड़ी बड़ी MNCs हमारी कंट्री में आके सेटल हो गई। MNC आई तो जॉब वाले बच्चे, ठीक है, जिन्होंने अभी अभी पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्लीट करके दे वांट जॉब, तो वो बहुत खुश है, भाई MNC आई है, हम वहाँ पे जाके जो है नौकरी कर लेंगे। दे आर हैप्पी, वो कह रहे हैं हमारा डेवलप हो गया देश, MNCs आ रही हैं। बट वहीं पे आप किसी फैक्ट्री ओनर से पूछो, आप किसी ऐसे इंसान से पूछो जो अपनी खुद से जो है अपनी उसकी फॉर्म है, इंडस्ट्री है, तो उसे तो नहीं सही लगेगा MNC का आना हुआ है, बिकॉज MNC उनका मार्केट खा जाएंगे। सपोज करो आप कोई कॉटन शर्ट मेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है, बाहर से MNC आ गई कोई, उन्होंने यहाँ पे जो है अपनी फैक्ट्री लगा दी है कॉटन शर्ट्स की, अपना एक नया ब्रांड बना दिया है। वहीं पे जो हमारे लोकल ब्रांड्स हैं वो तो परेशान होंगे उसके आने से। क्यों? बिकॉज वो जो MNC प्रोडक्ट बनाती है वो सस्ते में बेच देती है, और अगर सस्ते में भी ना बेचे तो मार्केट में कॉम्पिटिशन आ जाता है। तो जो इंडिया में ऑलरेडी इतने सारे ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड्स हैं, उनके लिए क्या है, उनको नहीं लगेगा डेवलपमेंट ये। तो तभी हमने क्या बोला है कि नेशन के डेवलपमेंट में भी जो एक के लिए डेवलपमेंट होगा ज़रूरी नहीं है वो दूसरों के लिए भी हो। समझ गए? लोग कह रहे हैं घर बनाओ, ज़्यादा फ्लैट्स बनाओ, बड़े बड़े बंगलोज बनाओ, बट उसके लिए क्या हो रहा है, एक जगह पे जाके खेत कट रहे हैं। तो फार्मर्स के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। वहीं पे एक ऐसा इंसान जिसको अपनी जॉब के पास वाली जगह पे घर चाहिए, उसके लिए वो डेवलपमेंट है। तो सेम गोज विद द नेशनल डेवलपमेंट ऑल्सो। तो ये तो आप समझ गए हो, नेशनल डेवलपमेंट में भी गोल्स अलग अलग होते हैं। बट नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? अगर इसकी डेफिनेशन लिखने को है तो इसका मतलब क्या है? तो प्रोग्रेस ऑफ नेशन एज अ होल को हम कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि पूरे देश का विकास, सबका साथ सबका विकास होता है ना, वही पूरे देश के विकास को हम कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट। यानी कि जहाँ पे लार्ज सेक्शन ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन जो है उसको जब बेनिफिट मिलता है तो हम उसको कहते हैं डेवलपमेंट। क्या अब हम डैम नहीं लगाते? हम डैम लगाते हैं, ठीक है। क्यों लगाते हैं? बिकॉज उससे जो है लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है उसको बेनिफिट मिलता है। जब कभी हमें हाईवे बनाना होता है, ऐसा पुल बनाना होता है, फ्लाईओवर, तो भाई जो फ्लाईओवर के पास की जो दुकानें होती हैं उन्हें हटा देते हैं, ठीक है, उन्हें अलाउंस देके, पैसा देके उन्हें हटा देते हैं वहाँ से, और यहाँ पे यूँ हाईवे बन जाता है। तो जिनकी दुकान हटी वो तो परेशान है, उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। बट गाइज हमारा डेवलपमेंट आ रहा है देश में, कैसे? आप अपनी गाड़ी लेके जल्दी से दूसरे शहर पहुँच जाओगे। तो इसीलिए डेवलपमेंट जो एक का होगा वो दूसरे का नहीं हो सकता है। बट हम लोग जो है नेशन के डेवलपमेंट में उस चीज़ को कंसिडर करते हैं जो लार्जर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को हेल्प करती है। एंड अब नेशंस की डेवलपमेंट में भी यही होता है। कई नेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, वहाँ पे लोगों के पास इनकम भी होती है, वहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स भी हैं, एयरपोर्ट्स भी हैं, सब कुछ है। बट स्टिल वहाँ पे अगर इक्वालिटी नहीं होगी, फ्रीडम नहीं गिवन, कैन यू इमेजिन अ कंट्री जहाँ पे सब कुछ है, बहुत पैसा है, बट लोगों को इक्वालिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, पता नहीं कब मरवा दे, पता नहीं चलेगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है उनके साथ में, ठीक है। कोई इलेक्शन नहीं है, डिक्टेटरशिप टाइप हो गई है, या फिर जो है
पॉलिटिशियन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसी अगर कोई कंट्री होगी तो वो वहाँ पे कितना भी डेवलपमेंट आ जाए रहना पसंद नहीं करेगा। तो जैसे इंडिविजुअल डेवलपमेंट में था ना कि पैसे के साथ इक्वालिटी फ्रीडम चलती है, वैसे ही नेशन में भी आपका नेशन कितना भी डेवलप हो, बट अगर नेशन आपको इक्वालिटी फ्रीडम सिक्योरिटी डिस्क्रिमिनेशन को एंड नहीं कर रहा है तो वो हम डेवलप्ड में नहीं मानते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही स्टार्ट होता है दैट हम कंट्रीज़ का कंपैरिजन कैसे करते हैं, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट। आज के समय में हम कहते हैं यूएसए डेवलप्ड कंट्री है, तो हम क्या फैक्टर्स को गिनते हैं जो हम कह रहे हैं यूएसए डेवलप कंट्री है? क्या सिर्फ पैसा ही होता है कि हम देख रहे हैं कि इस पर बहुत पैसा है तो ये डेवलप है, या कोई और चीज़ों को भी साथ में गिना जाता है? ये अब हमें देखना है इस टॉपिक में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अ नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। ठीक है, कि स्टेट्स को और कंट्रीज का हम कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो देखो, अब हमने ये तो आपको बता दिया है दैट एक जने का डेवलपमेंट दूसरे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, सबके डेवलपमेंटल गोल्स डिफरेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे किसी कंट्री को कह देते हैं कि ये डेवलप्ड कंट्री है, ये अंडर डेवलप्ड है, या लेस डेवलपिंग है? कैसे ये कंपैरिजन हम लोग जो है करते हैं? तो इसका एग्जाम्पल हमें देते हैं हम लोग दैट अगर आप ह्यूमंस का कंपैरिजन करके देखोगे, उसी तरीके से अगर आप कंट्री का कंपैरिजन करोगे तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे कि अगर आपको दो इंसानों के बीच में कंपेयर करना होता है, जैसे कि आपकी क्लास के दो लड़के हैं, एक लड़का है बहुत सुंदर है, स्मार्ट है, अट्रैक्टिव है, बट वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। ठीक है, ना तो वो टीचर्स को अच्छे से ट्रीट करता, ना वो गर्ल्स को अच्छे से ट्रीट करता, ना ही वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा, बट उसकी एक क्राइटेरिया बहुत अच्छा है, उसका एक बहुत अच्छा वो है दैट ही इज़ वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, बहुत स्मार्ट है, वो सुंदर है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हैंडसम है। ठीक है, बट दूसरा लड़का है जो थोड़ा लेस अट्रैक्टिव है। ठीक है, जो थोड़ा लेस अट्रैक्टिव है, ठीक है, दिखने में ठीक ठाक है, बट वो जो है अपने टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करता है, गर्ल्स की भी रिस्पेक्ट करता है, अपने फैमिली मेम्बर्स की भी रिस्पेक्ट करता है, एंड पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। तो विच वन यू वुड प्रेफर? ऑब्वियसली आप जो सेकंड वाला बॉय है उसको प्रेफर करोगे कि नहीं भैया ये एक अच्छा बच्चा है। कोई भी उसको क्या बोलेगा, ये अच्छा बच्चा है, ये दिखने में थोड़ा जो है बिलो होगा, बट ये जो है टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करता है, फैमिली की भी पढ़ाई में भी अच्छा है, तो आप सेकेंड वाले बॉय को ज़्यादा अच्छा बोलोगे रादर देन द फर्स्ट वन। तो ऐसे ही हम कंट्रीज़ का कंपैरिजन करते हैं, हम 3 से 4 फैक्टर्स जो है वो लेते हैं और उसके हिसाब से जो है कंट्रीज़ का कंपैरिजन जो है वो कर देते हैं। और जो कंट्री का कंपैरिजन करने के लिए सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास होता है वो क्या होता है? इनकम। इनकम को इकोनॉमिक्स में वाई से शो करते हैं। ओके, तो भाई अगर आपको किसी कंट्री का कंपैरिजन करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उस कंट्री की इनकम नापते हैं और उसी के हिसाब से हम कंट्री को कह देते हैं कि ये डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग है, या फिर ये लेस डेवलप्ड है। अब कौन सी इनकम हम उनके लेते हैं? इनकम मतलब क्या? पैसा की, वो कितना कमा रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया, हम लोग इनकम के सबसे पहले हम इनकम लेते हैं कंट्रीज का कंपैरिजन करने के लिए। तो अब बात आती है कौन सी इनकम लेते हैं? टोटल इनकम लेते हैं क्या? टोटल इनकम मतलब पूरा देश में कितनी कमाई हो रही है वो लेते हैं क्या? तो नो, टोटल इनकम हम नहीं लेते, क्योंकि अगर हम टोटल इनकम लेंगे तो वो पूरे देश की इनकम निकालती है और उसमें पॉपुलेशन भी आती है। और आपको तो पता ही है कि पॉपुलेशन कितनी डिफरेंट है हमारे वर्ल्ड की। जैसे कि इंडिया की अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से टोटल इनकम निकालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आएगी यूएसए से। वाई? बिकॉज यूएसए, अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो कम है, इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इंडिया की टोटल इनकम बहुत ज़्यादा आएगी। बट ये चीज़ गलत होगी। तो इसलिए हम जब भी जो है कंट्रीज़ का कंपैरिजन करते हैं उन्हें डेवलप, डेवलपिंग और अंडर डेवलप दिखाने के लिए, तो हम टोटल इनकम की जगह एक दूसरी चीज़ लेते हैं जिसको बोला जाता है एवरेज इनकम। एवरेज इनकम मतलब कि एक कंट्री में एक इंसान कितनी कमाई कर रहा है, समझ गए? पर हेड कमाई हम नापते हैं एक कंट्री को लेस डेवलप, डेवलप और अंडर डेवलप के क्राइटेरिया में डालने के लिए। क्या लेते हैं हम? पर कैपिटा इनकम भी इसको बोला जाता है, या फिर पर हेड इनकम, कि कंट्री में एक जन कितना कमा रहा है, कि आप कितना कमा रहे हो, सामने वाला कितना कमा रहा है, वो सब निकाल के जो है हम देखते हैं कि यस कंट्री डेवलप है या फिर नहीं है। कंट्रीज का कंपैरिजन करना होता है तो हम एवरेज इनकम लेते हैं, दैट इज पर कैपिटा इनकम। अब ऐसी ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, दैट इज वाई मैं आपको इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच इनकम वी टेक वाइल कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज, टोटल इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो करेक्ट आंसर क्या है? पर कैपिटा इनकम लेते हैं। पर कैपिटा इनकम के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, वो आपको याद करने हैं। क्या होते हैं पर कैपिटा इनकम के फॉर्मूला? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन कर देते हैं। मैंने नीचे फॉर्मूला गिवन है यहाँ पे ऊपर, आप देख सकते हो। टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी पर कैपिटा इनकम आ जाती है। और पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जो है हम किसी कंट्री को जो है डेवलप्ड
लेस डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन द टोटल पॉपुलेशन, मतलब कि डिवाइड कर देंगे तो हमारी पर कैपिटा इनकम आ जाती है। फिर पर कैपिटा इनकम समझ में आ गई कि ये पर कैपिटा इनकम ही है जिसके बेसिस पे, टोटल इनकम नहीं, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हम किसी कंट्री को डेवलप्ड, लेस डेवलप्ड और जो है हम उसको डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि कौन सी डेवलप्ड है, कौन सी डेवलप्ड है और कैसी लेस डेवलप्ड है, उसको हम उसके इनकम जो है उसकी पर कैपिटा इनकम उसके बेसिस पे क्लैरिफाई कर देते हैं। अब जो है आपने वर्ल्ड बैंक का नाम सुना है, WORLD वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड बैंक है हमारा, वर्ल्ड बैंक ने हमें एक क्राइटेरिया दिया है, एक पेपर दिया है, उस पेपर पे इनकम्स गिवन है कि अगर एक कंट्री इतना कमाती है, इससे ज़्यादा कमाती है तो वो रिच हुई, या फिर इतना कमाती है और इससे कम कमाती है तो वो पुअर कंट्री या फिर लेस रिच कंट्री हो गई। दिया है हमें वर्ल्ड बैंक ने। तो ये रहा वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया। ये आपको MCQ क्वेश्चंस के लिए याद रखना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन है 2017 में रिच कंट्रीज का क्या क्राइटेरिया है, तो लेटेस्ट सी, तो UN ने बोला है कि जो कंट्रीज $12 12,056 पर एनम कमाती है या उससे ज़्यादा कमाती है तो वो रिच कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और जो कंट्रीज़ $955 कमाती हैं या उससे कम कमाती हैं वो लो इनकम कंट्रीज़ है। कौन सी है वो? लो इनकम कंट्रीज़ है। अब हम इंडिया की बात करते हैं, भैया हमें तो अपने आप से मतलब है ना, हम कौन सी कैटेगरी में रैंक करते हैं, तो इंडिया जो है लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में लाई करती है। लो इनकम नहीं, लो मिडिल इनकम कंट्री में लाई करती है, बिकॉज इंडिया की 2017 में पर कैपिटा इनकम कितनी थी? $1820 पर एनम। ये थी हमारी 2017 की पर कैपिटा इनकम। आप लेटेस्ट डेटा भी चेक करके जो है लर्न कर सकते हो, बट अभी NCERT 2020-21 में ये डेटा गिवन था, इसलिए आई एम टेलिंग यू दिस ओनली दैट इंडिया की अभी प्रेजेंटली पर कैपिटा इनकम जो 2017 में कैलकुलेट करी गई थी वो इतनी थी। उस हिसाब से हम लोग किस में आते हैं? लो मिडल इनकम कंट्रीज़ में हम लोग लाई करते हैं। तो ये हो गई ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम। ये कह दिया कि ये अमीर है और ये गरीब है, बट स्टिल देखो पैसे के अलावा यहाँ पे भी और भी बहुत चीज़ें मैटर करती हैं जिसमें हम कंट्री को जो है डेवलप्ड, लेस डेवलप्ड और डेवलपिंग कहते हैं। ये जो पर कैपिटा इनकम है ना, लेट मी रिमूव दिस और मैं अब आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाती हूँ जो हमारे चैप्टर में गिवन है, दैट ये पर ओके गाइस, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको पर कैपिटा इनकम का समझ में आ गया कैसे हमने डिवाइड कर रखा है। बट ये जैसे हमारी क्लास में होता है ना A+A B C ऐसे बच्चों को नंबर देते थे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, पर भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कोई बॉय है वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है बट वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, वो हमारे लिए मेडल लेकर आ सकता है। ठीक है, गोल्ड मेडल लेकर आ सकता है वो हमारी ओलंपिक्स में। तो हम बेसिस हमारे यहाँ क्या कंपैरिजन होता है कि एजुकेशन में अच्छा है तो भैया ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कंट्रीज़ का कंपैरिजन भी सिर्फ पैसों के बेसिस पे करेंगे तो वो भी जो है डिस्पैरिटीज़ को, किसको, ये आपको याद रखना है कि अगर हम कंट्रीज़ का कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ पैसों के बेसिस पे करेंगे यानी कि पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे करेंगे तो वो डिस्पैरिटीज़ को हाइड करता है। कई ऐसी कंट्रीज होती है जहाँ रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल दो कंट्री लेते हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। कंट्री ए की इनकम भी 20,000 पर एनम है और कंट्री बी की भी 20,000 पर एनम है। बट अगर आप अंडरनेथ जाके देखोगे कंट्रीज़ की पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में तो कंट्री ए में 99% ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि 99% लोग यहाँ के 20,000 ही कमाते हैं। सिर्फ 1% ऑफ द पॉपुलेशन है जो 20,000 से कम कमाती है। ठीक है, अब वहीं पर अगर हम कंट्री बी में जाए वहाँ पर ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन 20,000 रुपये कमाती है, बाकी जो बची हुई 90% है वो 20 से बहुत कम कमाती है। तो आप कौन सी कंट्री को बेटर मानोगे? लेट मी ऑब्वियसली आप कंट्री ए को बेटर मानोगे कि यहाँ पे जो है रिसोर्सेज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 99% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट 20,000 ही कमाती है, सबका इक्वालिटी में चल रहा है, रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अमीरी गरीबी में बहुत डिफरेंस यहाँ नहीं होगा। बट अगर आप कंट्री बी में जाओगे तो यहाँ की 10% ऑफ द पॉपुलेशन तो अमीर में आ जाएगी और बाकी की 90% जो है गरीबी में चली जाएगी। तो यहाँ पे रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारे पूरे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं जहाँ पे पर कैपिटा इनकम उनकी ज़्यादा है बट कुछ पॉपुलेशन तो सड़कों पे रह रही है और कुछ बड़े बड़े बंगलों और महलों में रह रहे हैं। तो इसलिए पर कैपिटा इनकम को हम खाली कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ये जो है डिस्पैरिटीज़ को हाइड करता है। तो इसीलिए तो आपको इस चीज़ से समझ में आया दैट जो पर कैपिटा इनकम है वो जो कंट्री है उसकी जो डिस्पैरिटीज़ है उसको हाइड कर देती है। पता चल रहा है कि खाली 10% पॉपुलेशन 20,000 कमा रही है, बाकी सब तो बहुत कम कमा रहे हैं। तो इसलिए पर कैपिटा इनकम जो है डिस्पैरिटीज़ को हाइड करता है। तो पर कैपिटा इनकम के अलावा भी क्या
क्या चीज़ें हैं जो हम कंट्री में कंसिडर करते हैं जब हम उसको डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, ठीक है। रिच कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में भी बहुत डिफरेंस होता है। हम हर रिच कंट्री को डेवलप्ड नहीं कहते हैं, और भी बहुत रीजंस होते हैं। मैंने आपको 2 से 3 कैरेक्टर लेंगे कि स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है, गर्ल्स की रिस्पेक्ट करते हैं, या इंटेलिजेंट है। 4 से 5 हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे थे। ऐसे ही कंट्रीज के साथ में खाली मनी नहीं और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हम लेते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है फ्रीडम, दैट कंट्री में जो कंट्री के सिटीजन्स हैं उनको फ्रीडम है या फिर उनको फ्रीडम वहाँ पे नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है सिक्योरिटी, ये कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको सिक्योरिटी है अपनी लाइफ की, अपनी प्रॉपर्टी की, या फिर नहीं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में आता है हेल्थ, यानी कि जो कंट्री है, सपोज करो एक कंट्री है, लोगों के पास वहाँ पैसा तो है बट वहाँ गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल ही नहीं बना रखे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी उतने अच्छे लेवल के नहीं हैं, तो अगर किसी की तबीयत खराब हुई तो उसको जो है ट्रीटमेंट मिला ही नहीं, तो ऐसी कंट्री में कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, एजुकेशन। आपको पता है एक फैक्टर होता है हमारे डेवलपमेंट के लिए। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो आपकी एस्पिरेशन क्या होगी, मैं एजुकेशन लूँ और मैं डेवलप हूँ। तो इसीलिए अगर कोई ऐसी कंट्री है जो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है या मना कर रही है एजुकेशन प्रोवाइड करने को, या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है एजुकेशन गेन करने की, तो उसको भी हम डेवलप्ड कंट्री नहीं कहते हैं। और कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम कंट्री को डेवलप्ड कहते हैं। रिच हो वो, पर डेवलप्ड कब कहेंगे उसको हम, जब वहाँ पे जो है टेररिज्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा, टेररिज्म नहीं होगा। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे पैसा तो बहुत है, बहुत अमीर हैं, इतनी बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बने हुए हैं, बट साथ के साथ वहाँ पे टेररिज्म है, तो उनको हम डेवलप्ड कंट्री नहीं कहते। या फिर अगर कोई कंट्री वॉर एरिया में हो, यानी कि पता हो कि अभी भी इनका किसी भी समय वॉर हो सकता है, तो उसको भी डेवलप्ड कंट्री नहीं कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टेररिज्म हो गया, वॉर हो गया, और इनइक्वालिटी, किसी भी टाइप की इनइक्वालिटी हो, चाहे वो किसी कास्ट, कलर, जेंडर पे हो, या वो इनकम इनइक्वालिटी हो, तो ऐसी कंट्रीज़ को हम डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं कहते। फॉर एग्जाम्पल जो कंट्रीज़ हो गई, उनको जो है उन पर बहुत पैसा है, वो बहुत अमीर है, बट हम उनको डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं कहते हैं, बिकॉज डेवलपमेंट डज नॉट ओनली मीन्स मनी। मनी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम डेवलपमेंट में कंसिडर करते हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि वहाँ के लोगों के पास फ्रीडम है या नहीं, सिक्योरिटी है या नहीं, हेल्थ केयर फैसिलिटी है या नहीं, एजुकेशन है या नहीं, क्या वहाँ पे टेररिज्म की स्टेट तो नहीं है, क्या वहाँ पे वॉर तो नहीं है, क्या वहाँ पे इनइक्वालिटी तो नहीं है। ये सब चीज़ों को भी कंसिडर करा जाता है किसी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बोलने से पहले। तो अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज, यानी कि इनकम के अलावा हम और कौन कौन से क्राइटेरियाज देखते हैं किसी कंट्री को डेवलप्ड कहने के लिए। तो उसके लिए आपको जो है 2 स्टेट्स का एग्जांपल दिया गया है। कौन सी स्टेट्स का एग्जांपल दिया गया है हमारे को, हरियाणा, केरला एंड बिहार। इसी के एग्जांपल से हम इस पूरे टॉपिक को बहुत इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, तो भाई ये एनसीईआरटी का ही डेटा है 2020-21 वाले एडिशन का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें हरियाणा की पर कैपिटा इनकम बता रखी है 1,80,174। केरला की इनकम बता रखी है 1,63,474 और बिहार की बता रखी है 34,409, ठीक है। तो अब अगर आप ऐसी ये देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि भैया हरियाणा तो डेवलप्ड है और ये केरला तो डेवलपिंग है और जो हमारा बिहार है वो तो लेस डेवलप्ड है। क्योंकि हरियाणा की इनकम सबसे ज़्यादा है तो हम हरियाणा को डेवलप्ड कह देंगे और रिच कह देंगे। ये चीज़ हमें यहाँ से समझ में आ गया दैट पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हमारे लिए हरियाणा क्या होगी, हरियाणा सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री स्टेट हो जाएगी और केरला उसके बाद और बिहार उसके बाद। ये चार्ट के बाद हमें देखना पड़ेगा अपना दूसरा चार्ट। ये तो बस इनकम दिखा रहा है, यानी कि बस पैसा दिखा रहा है। अब हम देखते हैं दूसरा चार्ट जो हमें अंडरनेट जाम के बेसिस पे तो हरियाणा नंबर 1 पे था, मतलब हरियाणा पे बहुत पैसा है वहाँ के लोगों पे, फिर हमारे केरला के और फिर बिहार के। तो अगर इनकम वाइज देखा तो हरियाणा सबसे टॉप पे था, हमने कहा हरियाणा डेवलप्ड है। अब हम अंडरनेट जाके देखेंगे दैट डेवलपमेंट कहने के लिए किसी स्टेट के अंदर डेवलप्ड बोलने के लिए और कौन सी चीज़ें देखी जाती है इनकम के अलावा। तो इनकम के अलावा कुछ चीज़ें देखी जाती है जैसे कि इन्फैंट मोर्टिलिटी रेट। मोर्टिलिटी रेट मतलब डेथ रेट। इन्फैंट डेथ रेट या इन्फैंट मोर्टिलिटी रेट मतलब होता है कौन से बच्चे और कितने बच्चे अपना फर्स्ट बर्थडे मनाने से पहले ही मर जाते हैं। समझे कि जो बच्चा है पैदा हुआ है 1 साल से पहले ही अगर वो मर रहा है किसी स्टेट में किसी जगहों पे तो उसको क्या बोला जाएगा, इन्फैंट मोर्टिलिटी। हर एक जो कंट्री है स्टेट है उनके इन्फैंट मोर्टिलिटी रेट जो है उनको एक रेशियो लगा के एक फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करा जाता है कि इस स्टेट के अंदर कितने बच्चे साल भर होने से पहले भी मर रहे हैं।
ठीक है। नेक्स्ट लिटरेसी रेट कि कितने बच्चे स्कूल जाके पढ़ाई कर रहे हैं, और नेक्स्ट हो गया हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी कि कितने बच्चों को जो है सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो मिल रही है, यानी कि कितने बच्चे 9 to 12 तक की एजुकेशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो अब हम एक हरियाणा में देखो आप दैट आउट ऑफ 1000 30 बच्चे जो हैं 1 ईयर्स होने से पहले ही मर जाते हैं। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या है इसका 30 आउट ऑफ 1000 लाइव बर्थ्स कितने बच्चे जो है 1 ईयर से पहले मर जाते हैं। तो हरियाणा में 30 है, केरला में 10 है और बिहार में 35 है। और आपको पता है पेरेंट्स अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। अगर किसी बेबी की डेथ होती है तो बहुत ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं उनको दुख होता है, इवन सबको दुख होता है। तो इसीलिए इट इज़, हम ये नहीं कह सकते कि इस मैटर को हम कंसिडर नहीं करेंगे। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है होना गलत चीज़ है। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है तो मतलब हमें समझ में आ रहा है कि इन जो स्टेट्स हैं इनके अंदर हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, तभी बच्चे जो है उनको बीमारी हुई तो उनको इलाज नहीं मिला तो वो मर गए हैं। तो इसीलिए आप यहाँ देख सकते हो दैट बिहार में इनफैक्ट मोर्टेलिटी 2017 में 35 था, हरियाणा में 30 था और केरला में 10 था। तो अब बताओ आप कि कौन है नंबर 1 पे। यहाँ पे हम कहेंगे केरला अच्छा है, केरला में तो बहुत कम डेथ्स हो रही हैं तो केरला बेटर है। और वहाँ आपने इनकम में केरला को सेकंड नंबर पे डाल दिया था, हरियाणा को फर्स्ट पे, तो यहाँ पे जो है हरियाणा सेकंड पे आ गया है। अब हम देखते हैं दूसरा लिटरेसी रेट कि कितने बच्चे पढ़ पा रहे हैं। एजुकेशन से इंपॉर्टेंट और क्या है डेवलपमेंट नापने के लिए। तो यहाँ पे लिटरेसी रेट देखो, हरियाणा का कितना, हमारा 82% हो गया और हमारा केरला का 94 और ये हमारा बिहार का 62%। तो अब यहाँ पे भी आपको केरला नंबर 1 पे दे रहा है दैट केरला में 94% ऑफ द पीपल को जो एजुकेशन मिल रही है। बट वहाँ ऊपर आपने इनकम देखे तो हमारे केरला को सेकंड नंबर पे डाल दिया था। नेक्स्ट अगर हम देखें नेट अटेंडेंस रेशियो, अब नेट अटेंडेंस रेशियो में भी यही है, हरियाणा में 61% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसको जो है सेकेंडरी एजुकेशन मिल रही है, केरला में 83 एंड जो हमारा बिहार है उसमें 43%। तो यहाँ पे भी आप कहोगे नो केरला इज़ बेटर। अगर पर कैपिटा इनकम कम है तो क्या हो गया, यहाँ पे बेबीज़ की डेथ भी कम हो रही है, यहाँ पे एजुकेशन भी ज़्यादा है और यहाँ पे जो है सेकेंडरी एजुकेशन भी ज़्यादा मिल रही है। 60 और 80 में कितना फ़र्क है, समझ गए आप। तो इसीलिए अगर हम खाली मॉनेटरी बेसिस पे किसी कंट्री को या किसी स्टेट को डेवलप कर रहे हैं तो वो आधा अधूरा होता है। हमें इंटरनली जाके भी बाकी फैक्टर्स को नापना पड़ेगा। जैसे हमने कंट्रीज़ में बाकी फैक्टर, मैंने आपको क्या बताया, फ्रीडम है नहीं लोगों के पास, इक्वालिटी है यानी इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं, वॉर टाइप सिचुएशन तो नहीं है, टेररिज्म तो नहीं है, वैसे ही ये फैक्टर्स भी आते हैं कि इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट कैसा है, मतलब कि हेल्थ फैसिलिटी कैसी है, लिटरेसी रेट कैसा है, मतलब कि एजुकेशन कैसी है, सेकेंडरी एजुकेशन कैसी है, आगे चल के कॉलेजेस के ऊपर भी जो है हमारा इंडेक्स बना होता है। इस हिसाब से आज के समय पे हम जो है डेवलपमेंट जो है उसको वेरी करते हैं। ओके, तो हमें हरियाणा की इनकम सबसे अच्छी दिख रही थी, बट जब हमने इन डेप्थ में जाके देखा, यहाँ पे इस वाले ग्राफ में देखा, तो हमें समझ में आया दैट इन दीज टर्म्स दैट केरला इज़ बेटर देन हरियाणा। ओके, तो भाई ये आपके इस टॉपिक में यही 2 चार्ट्स थे जिनको आपको समझना था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज़ पब्लिक फैसिलिटीज़। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक पब्लिक फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे हमारे सामने देखो ये क्वेश्चन आता है दैट देखो एवरेज पर्सन हरियाणा को जो है वो ज़्यादा कमाई कर रहा है केरला के लोगों से। समझ गए, मैंने इनकम बता दी, हरियाणा की ज़्यादा है और केरला की कम है। तो हरियाणा के लोग कमाई तो ज़्यादा कर रहे हैं बट केरला वालों से पीछे हैं बाकी फैसिलिटीज़ के अंदर। ना ही उनके अच्छे हॉस्पिटल है, ना ही उनके यहाँ अच्छी एजुकेशन सिस्टम है। तो इतने डिस्पैरिटी क्यों होती है? तो उसका सिंपल सा एक आंसर है दैट मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय एवरीथिंग। तुम्हारी जेब में जो पैसा रखा है उससे तुम सब कुछ नहीं खरीद सकते हो। यानी कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो क्या आप एनवायरनमेंट ऐसा खरीद सकते हो पॉल्यूशन फ्री? नो। अगर आप ऐसे जैसे यू आर लिविंग इन दिल्ली, आजकल दिल्ली में कितना पॉपुलेशन है, साथ में इतनी पॉल्यूशन भी है, तो तुम्हारे पे कितना भी पैसा हो, क्या तुम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकते हो? कितने एयर प्योरीफायर लगा लो, बट बाहर अगर आप जाओगे तो आपको पॉल्यूशन का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़, विदाउट इन्फेक्शन वाला क्या वर्ल्ड आप खरीद सकते हो अपने पैसों से? यानी कि तुम्हारे बहुत पैसे, बट अभी आप देख रहे हो कोरोना वायरस चल रहा है, अमीर गरीब सबके लिए सेम है, मास्क लगा के अमीरों को भी निकलना है और गरीबों को भी। आपके पास सच है दैट आपकी जेब में जो पैसा है वो सब कुछ नहीं खरीद सकता। जैसे आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते हो, वैसे क्या आप बिना इन्फेक्शन का एनवायरनमेंट खरीद सकते हो? आपके पास कितना भी पैसा है, क्या कोरोना वायरस को पैसे दे के बोल सकते हो कि नहीं भैया यहाँ मत आइयो, चला जा मेरे शहर से, चला जा, पैसा ले ले, जा निकल यहाँ से? नो। तो ये चीज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अब आपने यहाँ केरला का जब हमने देखा दैट केरला में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है, केरला में तो इनफैक्ट मोर्टेलिटी
रेट भी कम है, एजुकेशन भी अच्छी है, वहाँ पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ये सब पॉसिबल कैसे हो पाता है? तो उसके लिए हमें बुक के अंदर गिवन है कि क्यों केरला में छोटे बच्चे कम रहते हैं, क्यों केरला में इतने लोग पढ़ाई कर पाते हैं। तो उसका आंसर गिवन है दैट केरला के अंदर जो है एडिक्वेट प्रोविजंस ऑफ बेसिक हेल्थ है, यानी कि हर जगह पे क्लिनिक्स बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, पब्लिक भी हैं, प्राइवेट भी हैं। उससे क्या होता है, अगर किसी की तबीयत ठीक ना हो, बच्चे की तबीयत खराब हुई है, तो उसे जो है इमीडिएटली इलाज मिल जाता है और लो इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट है। और अगर हम बात करें इतनी अच्छी एजुकेशन कैसी है, ज़्यादा पॉपुलेशन एजुकेटेड कैसी है, इतने सारे बच्चे जो है सेकेंडरी एजुकेशन कैसे गेन पा रहे हैं? बिकॉज वहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है, पब्लिक स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, जिस पे पैसा है वो प्राइवेट पे जा रहा है, जिस पे पैसा नहीं है वो पब्लिक स्कूल्स में जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जब हमने ऊपर से देखा तो आपने कहा हरियाणा बढ़िया, हरियाणा वाले अमीर है, हरियाणा पे ज़्यादा पैसा है, पर जब आप इंटरनली जाके देखा कि केरला इज़ मोर बेटर, ठीक है। और वहाँ केरला के अंदर जो लोग हैं वहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट भी कम है। तो वो कैसे कम है? बिकॉज ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन PDS सिस्टम है, जैसे कि राशन शॉप्स होती हैं, राशन शॉप होती हर जगह पे है, बट हरियाणा के हिसाब से केरला में, बिहार के हिसाब से केरला में जो है PDS सिस्टम ज़्यादा अच्छे से चलता है, लोग राशन जाके खरीद के ला सकते हैं वहाँ से, और जो है उसकी वजह से उनका हेल्थ और न्यूट्रिशन अच्छा होता है, और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रहेगा तो मतलब कि वो ज़्यादा समय तक जिंदा रह पाएंगे। तो दीज आर द सर्टेन रीजंस। अब गाइज हम लोगों ने लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब आपने स्टेट वाइज कंपैरिजन पढ़ लिया दैट पर कैपिटा इनकम स्टेट्स को गलत तरीके से शो कर रही थी, ठीक है। जब हमने इंटरनली जाके देखा तो वी फाउंड केरला इज बेटर। अब हम जो कंट्रीज हैं उनका कंपैरिजन कैसे करते हैं? हम कैसे कह देते हैं ये डेवलप्ड है और ये लेस डेवलप्ड है और ये डेवलपिंग है? जैसे वी नो इंडिया इज द डेवलपिंग कंट्री, तो वो मार्क, वो डेफिनेशन हमें किसने दी, ये टैग हमें किसने दिया है, वो कैसे निकलता है? तो वो निकलता है थ्रू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक प्रॉपर इंडेक्स बना हुआ है जिसको बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में HDI भी बोले जाते हैं, ठीक है, HDI बोलते हैं इसको। HDI रैंक्स इन द अबव टेबल आर फ्रॉम द 189 कंट्रीज़। तो यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है जो आउट ऑफ द 189 कंट्रीज़ में से आपको रैंक्स गिवन है। अभी इसे पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। तो जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करा जाता है तो क्या क्या चीज़ों को देखा जाता है? तो सबसे मेन तो पर कैपिटा इनकम, वही कि कितना पैसा कमा रही है एक कंट्री। उसके बाद आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि कितने समय तक एक इंसान जो है जिंदा रह रहे हैं। एक कंट्री में टोटल पॉपुलेशन में लोग जो है कितने समय तक मैक्सिमम जिंदा रह रहे हैं। और नेक्स्ट आता है स्कूलिंग ईयर्स, यानी कि कितने बच्चे जो है 25 ईयर्स तक यानी कि हायर एजुकेशन तक गेन कर पा रहे हैं। ये चीज़ें देखी जाती है। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट देखा जाता है, पर कैपिटा इनकम देखी जाती है, और लास्ट वर्ड क्या है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग पीपल एज 25 एंड अबव, यानी कि कितने बच्चों को स्कूलिंग प्रोवाइड हुई है, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और हायर एजुकेशन भी प्रोवाइड हुई है। इन तीनों के मिक्सचर को देख के जो है हम डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ को जो है मार्क और रैंकिंग कर देते हैं। अब ये रैंकिंग करता कौन है? तो आप यहाँ देख लो, ह्यूमन डेवलपमेंट का ये जो कॉलम है इसमें हमें बता रखा है, फॉर इंस्टेंट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है हमारा UNDP। ये तुम्हारा होमवर्क है, UNDP की फुल फॉर्म आप बताओ। यूनाइटेड नेशन बता दिया, आगे D और P में क्या आएगा ये आप बताओगे। जो UNDP है वो अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर हमें जो है बताती है कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग है। तो अब ये 2018 की रिपोर्ट गाइज आपके जो बुक है उसमें दे रखी है। 2020 में क्या रैंक आई है इंडिया की और 2021 में क्या आएगी, एग्जाम से पहले आपको सर्च करके लर्न करनी होगी। तो लेट अस सी द कंपैरिजन हियर। तो आप यहाँ देख सकते हो श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम है 11,326। श्रीलंका में लोग ज़्यादातर 75 साल की उम्र तक जिंदा रहते हैं। साथ ही के साथ 10.9% पॉपुलेशन जो है उनको हायर एजुकेशन तक मिलती है एंड डेवलपमेंट रैंक कितनी है, 76 है। ठीक है, अब यहाँ इंडिया की देखते हैं हम। इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2011 का गिवन है यहाँ 6,353 है। हमारे यहाँ मैक्सिमम एज जिसमें जो है ज़्यादातर पॉपुलेशन के लोग इतने समय तक जिंदा रहते हैं फिर मर जाता है, दैट इज 68.8। और टोटल पॉपुलेशन में से 6.4 पॉपुलेशन जो है उसको जो है हमारी एजुकेशन, हायर एजुकेशन तक मिल पाती है और हमारी रैंक कितनी है 130। तो अब आप यहाँ कंपैरिजन देखो, श्रीलंका कितना सा है, श्रीलंका बहुत छोटा है अगर हम इसको इंडिया से कंपेयर करें, बट श्रीलंका की रैंक कितनी है यहाँ पे 76 है आई थिंक सो। हाँ ठीक है, श्रीलंका की HDI रैंक कितनी है 76, हमारी कितनी है 130। तो श्रीलंका हमारे से हर एक एस्पेक्ट्स में ज़्यादा है, आगे है हमारे से। तो हम देख सकते हैं श्रीलंका कितना छोटा है। श्रीलंका की HDI रैंक 76 है, हमारी 130। अब ऐसा क्यों है, वाई? बिकॉज श्रीलंका के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो ज़्यादा है, यानी कि श्रीलंका के एवरेज लोग जो है वो ज़्यादा समय तक जीते इंडिया के हिसाब से। इंडिया में लोग सब नहीं,
मैक्सिमम एवरेज अगर हम निकालें तो 68 ईयर्स के बाद जो है, अगर हम टोटल पॉपुलेशन में देखें, वो ज़्यादा से ज़्यादा 68 ईयर्स तक जीते हैं, बट वहीं श्रीलंका में 75 ईयर तक। अब ऐसा क्यों होगा? बिकॉज श्रीलंका के अंदर बेटर हेल्थ न्यूट्रिशन होगा, लोगों का ज़्यादा अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ होंगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी, और ज़्यादा अच्छा लोग अपनी हेल्थ फिटनेस पे ध्यान देते होंगे, मेंटली फिट होंगे, तभी वहाँ पे ऐसा है। नेक्स्ट चीज़, यहाँ हमने लिटरेसी का भी देख लिया, और वहाँ पे श्रीलंका के अंदर ज़्यादा स्कूल्स खुले होंगे, ज़्यादा पब्लिक फैसिलिटीज़ होंगी एजुकेशन से रिलेटेड, तभी वहाँ बच्चे जो है हायर एजुकेशन तक ज़्यादा अचीव कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम HDI रैंक के हिसाब से देखें तो श्रीलंका इज़ बेटर देन अस। तो श्रीलंका इतना छोटा सा है और हमारा इतना बड़ा एरिया है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी इनकम, बट स्टिल वी कैन से दैट हम पीछे हैं श्रीलंका से, श्रीलंका हमसे आगे है। तो यही चीज़ हमें ह्यूमन डेवलप इंडेक्स जो रेट है, ये रैंक्स है, ये हमें बिल्कुल क्लियरली शो करती है, सिर्फ पैसे को नहीं देखती है। अगर आप पैसा देखोगे तो आप कहोगे इंडिया बड़ी कंट्री है, इंडिया ज़्यादा पैसा कमाती है, बट यहाँ पे हमारे को HDI रैंक जो है सब कुछ क्लियरली जो है वो शो कर देती है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि डेवलपमेंट मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। यहाँ बुक के लास्ट लाइंस को पढ़ते हैं और चैप्टर को एंड करने वाले हैं अब हम। डेवलपमेंट हैज़ मेड इट वेरी क्लियर दैट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टू सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। डेवलपमेंट मतलब क्या है कि लोग कैसे रह रहे हैं, उस चीज़ को हम देखेंगे डेवलपमेंट के अंदर। इट इज़ पीपल, देयर हेल्थ एंड देयर वेलबींग दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिर्फ पैसा नहीं, लोगों की हेल्थ और उनकी वेलबींग की, मेंटली भी वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, उसके हिसाब से हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हम कहते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड है और ये कंट्री लेस डेवलप्ड है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये टॉपिक स्टार्ट करना है हमें, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दो एस्पेक्ट्स आती हैं, एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड और दूसरी होती है फ्यूचर जनरेशन से रिलेटेड। यानी कि आज के समय पे हम जो कुछ भी डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ के लिए हम हॉस्पिटल्स बना रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए रोड्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, जो कुछ भी काम हम करें, हम पेड़ काट के घर बना रहे हैं हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या आती है कि फ्यूचर जनरेशन का जो स्टेक है, फ्यूचर जनरेशन का जो हक है, उसे हमें ख़त्म नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एक बहुत फेमस कोटेशन है, आपने सुनी भी होगी, व्हाट वी आर यूजिंग टुडे इज़ नॉट टेकन फ्रॉम आवर फोरफादर्स, थिंक लाइक वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आर ग्रैंड चिल्ड्रन। यानी कि आज के समय पे जब आप कुछ यूज़ करते हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, चाहे कुछ भी फॉसिल फ्यूल्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं, एनीथिंग, वाटर अगर आप यूज़ कर रहे हो, पानी से बड़ी क्या चीज़ है, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप ये मत सोचो कि या तो आपको विरासत में अपने दादाओं से मिला है, ये सोचो कि आपने अपने फ्यूचर जनरेशन से इसे बोरो कर रखा है। अगर हम लोग जो है इस समय पर इतना ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करेंगे, आपने आजकल पेट्रोल के प्राइस देखिए कितने हाई हो रहे हैं, इतना ज़्यादा वाटर को यूज़ करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा अर्थ पे से वाटर भी खत्म हो जाएगा, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम सब खत्म हो जाएगा। तो आगे चल के जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। तो इसलिए हमें सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट करेंगे, खुद की नीड्स को फुलफिल करेंगे विदाउट डैमेजिंग द, या फिर विदाउट यू कैन से दैट रिस्किंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करना जो है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा, और जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको भी जो है रिप्लेनिश होने का टाइम देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आता है समझने का, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। तो भाई रेन्यूएबल रिसोर्स, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, तो ज्योग्राफी में चैप्टर पढ़ा था ओरिजिन, हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे करा था अपना, एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेकेंड क्या करा था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कि वो हमारे अर्थ पे से खत्म हो सकती हैं या नहीं खत्म हो सकती हैं। तो उसमें हमने दो रिसोर्सेज देखी थी, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल में वो आई थी जो अर्थ पे से ख़त्म नहीं हो सकती, रिप्लेनिश हो जाएंगी अगर उन्हें टाइम मिले, और नॉन रेन्यूएबल में वो जो एक्सॉस्ट हो जाएंगे, जैसे कोल, पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल। तो यहाँ पे हमें ये बताया कि हमें रेन्यूएबल रिसोर्सेज को भी बहुत वाइजली यूज़ करना है। रेन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है ग्राउंड वाटर। तो देखो, ग्राउंड वाटर एक रेन्यूएबल रिसोर्स है। हम आजकल क्या कहते हैं, पानी की वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर का पानी खत्म हो जाएगा, बट पानी तो एक रेन्यूएबल रिसोर्स है। फिर क्यों कहते हैं पानी खत्म हो जाएगा? वाई? बिकॉज देखो, वाटर टेबल जो होता है ना हमारा, ये जो वाटर टेबल है, इसको रिचार्ज होने में टाइम लगता है, कि जितनी बारिश होगी उतना वाटर टेबल जो है रिचार्ज होगा। बट अगर हम जितनी बारिश हो रही है उससे ज़्यादा वाटर टेबल में से पानी निकाल लेंगे तो ये जो है हमारी रेन्यूएबल रिसोर्स होते हुए भी
ख़त्म हो जाएगा। समझ गए? वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। आपने वो बादल वाला जो इवेपोरेशन का प्रोसेस था वो पढ़ा था ना, पानी वापस आ जाता है गोल घूम के, बट हम इतना पानी यूज़ कर रहे हैं कि इवेपोरेशन भी हमारी जो है नीड्स उसको जो है फुलफिल नहीं कर पा रही, इसलिए फ्यूचर जनरेशन तक जो है हमारा वाटर भी अर्थ पे से ख़त्म हो सकता है। कैप्स जो आइस कैप्स हैं वो मेल्ट हो रही हैं, जो रिवर का पानी है वो पॉल्यूटेड होता जा रहा है, तो इसीलिए आज के समय पे हम कहते हैं कि पानी भी ख़त्म हो जाएगा। दो जो हमारा वाटर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो इसलिए अगर हम जो है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज होने का टाइम दे, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ पानी को कम करे, टैप वाटर को बंद कर दे जब यूज़ नहीं है, पौधों में पानी पाइप से नहीं बाल्टी और मग्गे से डाले, पानी को बचाएं, तो हमारी फ्यूचर जनरेशंस को बहुत अच्छे से पानी मिल जाएगा। स्विमिंग पूल हर गर्मियों में ना लगाए तो इट वुड बेनिफिट आवर सोसाइटी एंड अ फ्यूचर जनरेशन। अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, एक्सॉस्टेबल रिसोर्स। तो इनको तो करना है बहुत वाइजली यूज़। ये जो इतनी स्कूटियाँ हम 6th-7th में आते ही ले लेते हैं, नेचुरल गैस, कोल और पेट्रोलियम, अगर ये ख़त्म हो गया हमारे अर्थ पे से, तो जो हमारे फ्यूचर चिल्ड्रंस है उनको फिर वही इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी पे जीना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी कोल की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मत सोचो कि खाली इलेक्ट्रिक बाइक से वो अपना गुजारा कर लेंगे। तो इसलिए हमारे को पेट्रोलियम, कोल, वाटर सबको बचाने की ज़रूरत है, सबको वाइडली यूज़ करना है, बट सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है। तभी हमारी बुक का ये लास्ट टॉपिक था क्या, दैट वी हैव टू डू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आपकी बुक में बता रखी है दैट हम सबके फ्यूचर लिंक्ड है। ठीक है, तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट जो हैं और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट जो हैं लोगों को अवेयर करने में लगे हैं दैट हमें सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट करना है, ना ही इन्वायरमेंट को ज़्यादा डैमेज करना है और ना ही अपने फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो विद दिस गाइज आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको डेवलपमेंटल चैप्टर जो है बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत फ्रेंडली वे में आपको ये समझाया है। ऐसे ही SST का, साइंस का, इंग्लिश का फुल सिलेबस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, प्लस MCQ सीरीज़। मैंने एक MCQ मैराथन सीरीज़ लॉन्च करी हुई है, आपको पता भी होगा। उसमें मैं आपको हर एक चैप्टर के 100 MCQ क्वेश्चन करा रही हूँ। ठीक है, एक वीडियो में 70, फिर सेकंड वीडियो में 50 और है, पता नहीं कितने कितने MCQ क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट देखो, SST की प्लेलिस्ट है। जब SST के टर्म 1 के चैप्टर्स दिख जाएंगे उसके बाद ही जो है आपको MCQ क्वेश्चंस भी मिलने शुरू हो जाएंगे। सेपरेट वीडियोस आ रही है। अब डेवलपमेंटल के MCQs देखो, 2 वीडियो है एंड आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो उसकी भी प्लेलिस्ट गिवन है। इंग्लिश के भी MCQs मैंने बना दिए हैं, सारा का सारा सिलेबस विद MCQs आर गिवन ऑन माई चैनल, तो यू कैन गो एंड चेक आउट माई चैनल। साइंस इज ऑल्सो देयर, यू कैन गो एंड चेक आउट and you can start studying. अगर आपको कोई क्वेरी है you can ask me down in the comment section and don't forget to share this video with all your classmates. सारे classmates के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना and I'll meet you in the next video. और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, MCQ क्वेश्चंस चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए मेरी इंस्टाग्राम ID का लिंक गिवन है। वहाँ पे सिर्फ क्लास 10 SST नहीं, इंग्लिश, हिंदी और साइंस के नोट्स भी गिवन है। सो यू कैन गो एंड एक्सेस इट फ्रॉम माई इंस्टाग्राम ID, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। तो नाउ आई एम गोइंग, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।